नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ये सवाल हमेशा उठता है कि आखिर कितने सेफ हैं हम। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपदा गुजर जाने के बाद धीरे धीरे लापरवाही हावी होने लगती है और सबक नहीं सीखा जाता। अब सवाल यह कि क्या इस तबाही को लेकर भी ऐसा ही रवैया होगा? यकीन मानिए, अगर इस भूकंप से सबक नहीं लिया गया तो आने वाला वक्त बेहद खतरनाक संकेत देने वाला है, क्योंकि आपदा पर किसी का वश नहीं है, लेकिन बचाव के इंतजाम हम खुद कर सकते हैं। अब सवाल यह कि आखिर ये इंतजाम होंगे कैसे, क्या होंगे, आखिर कैसे निपटा जाएगा भविष्य की इन चुनौतियों से। आपदा से निपटने के लिए जरूरी है आपदा के पहले की गई तैयारी। आईआईटी कानपुर ने एक राह दिखाई है। यहां एक खास मशीन का आविष्कार किया गया है, जिसके चलते आसानी से इमारतों, पुलों का मिजाज समझा जा सकता है। तबाही के इस मंजर ने निर्माण प्रक्रिया को लेकर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है। नेपाल हो या भारत, तबाही की वजह इमारतों का गिरना ही रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इससे बचने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो इमारतों या पुलों की क्षमता का सटीक आकलन कर सकती है। इस मशीन का नाम है एक्सेंट्रिक मास शेकर, जिसका सफल परीक्षण आईआईटी में किया जा चुका है। कानपुर आईआईटी के सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की इमारत की छत पर लगी ये मशीन वैसे तो देखने में छोटी है, मगर है बड़े काम की। इस मशीन को ऑन करने पर पूरी इमारत ठीक वैसे ही हिलने लगती है जैसे कि भूकंप के बाद हिलती है। मशीन का आविष्कार करने वाले डॉक्टर सुधीर जैन की माने तो इस उपकरण को किसी भी इमारत, बांध या पुल पर लगाया जा सकता है और एक कृत्रिम कंपन पैदा कर मजबूती की जांच की जा सकती है। दरअसल ये मशीन अपने मॉनिटर पर ऐसे सिग्नल भेजती है जिसे सिविल इंजीनियर आसानी से पता लगा सकते हैं कि संबंधित इमारत भूकंप रोधी है या नहीं। इतना ही नहीं, इमारत के किस हिस्से में खामी है इसका भी पता आसानी से लगाया जा सकता है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक अपने इस प्रयोग को लेकर खासे उत्साहित हैं। उनका मानना है कि उनके शोध से भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, भूकंप से होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। ये तो हुई भूकंप के पहले की तैयारियों की बात। अब दूसरी कोशिश के बारे में भी जान लीजिए। ये कोशिश हुई है नैनीताल में, जहां बेताल घाट और चंपावत में केंद्र के सहयोग से 2 भूकंप मापी यंत्र लगाए जा रहे हैं। भूकंप एक ऐसी त्रासदी जिसने नेपाल में सब कुछ हिलाकर रख दिया। नेपाल में आए भूकंप ने भारत के कई राज्यों को भी दहला दिया है और काफी नुकसान भी हुआ है। इस भूकंप की भयावह तस्वीरों ने भूवैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी है। वैज्ञानिक इस खोज में लग गए हैं कि आखिर कैसे इस प्राकृतिक आपदा से बचा जाए, कैसे धरती के अंदर हो रही हलचलों का पता लगाया जा सके। जब हर तरफ भूकंप की दहशत दिखाई दे रही है, तब देश के वैज्ञानिकों में भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए चर्चाएं जोरों पर हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के वैज्ञानिक एक ऐसे यंत्र का निर्माण कर रहे हैं जिससे भूकंप की पूर्व सूचना मिलने की उम्मीद की जा रही है। नैनीताल के बेतला घाट और चंपावत में केंद्र सरकार के सहयोग से 2 भूकंप मापी संयंत्र खोले जाएंगे। 2 नए साइस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज खोलने की बात है, एक चंपावत के पास और एक बेताल घाट के पास। इससे हमारे कुल मिलाकर पूर्वी उत्तराखंड में 7 स्टेशन हो जाएंगे। इस भूकंप मापी यंत्र से जमीन के नीचे की हलचलों की मॉनिटरिंग का डेटा एकत्रित करके इसका उपयोग रिसर्च में किया जाएगा। इसके अलावा इस यंत्र से मिली सूचनाओं का स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि भवनों को भूकंप रोधी बनाया जा सके।
हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इससे ये है कि हमें मालूम है किन इलाकों में अर्थक्वेक आ सकते हैं। जो ये डेटा होगा वो भविष्य में हमारे जो परियोजनाएं आएंगे, नए शहर बनने हैं, स्मार्ट सिटीज बननी है, तो उसमें इस डेटा का उपयोग हो सकता है। देश के कई क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सेस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। जोन 4 और 5 में वो इलाके होते हैं जहां भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और भूकंप से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में इस यंत्र के निर्माण से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भूकंप से होने वाली तबाही को कम जरूर किया जा सकेगा। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये दो उपाय आपने देख लिए जिसके जरिए आपदा के खतरों को कम किया जा सकता है और नुकसान को रोका जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही रास्ता है? आखिर वो क्या तरीका होना चाहिए जिससे सभी सुरक्षित रहें, जिससे आने वाली किसी भी आपदा के लिए आप और हम तैयार रहें? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। कानपुर से स्ट्रक्चरल इंजीनियर संतोष कुमार जी हैं और वाराणसी से BHU जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर HB श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। संतोष जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये दो उपाय या दो विकल्प हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, क्या ऐसी मशीनों की रिक्वायरमेंट कभी कोई बिल्डिंग बनाते वक्त महसूस करता है इंजीनियर या वो प्रोजेक्ट जो बनवा रहा है कि हमारी बिल्डिंग वाकई भूकंप से बची रहे? क्या ये चिंता होती है? देखिए, अगर प्रोफेशनल इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट में तो वो सारे नियम कानून का पालन करते हैं जो कि कोड्स के में दिए होते हैं और वो अपनी भी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हैं कि बिल्डिंग को कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाए। लेकिन होता क्या है कि एक गैप है प्रोफेशनल्स और बिल्डर्स के बीच में। वो गैप ये है कि आप अपना काम करके दे देते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई किसी का चेक नहीं है। ठीक है संतोष जी, मैं इसी जगह पर आपसे दो सवाल लेता हूं। ठीक है, हमने आपकी बात समझी। मैं दो सवाल आपसे लेता हूं। एक ये कि जो प्राइवेट आदमी बनवाता है वो तो अक्सर ठेके पे दे देता है कि भाई ये 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, और उसके बाद जो कारीगर होते हैं उन्हीं में से मिस्त्री कोई अपने आप को प्रमोट करता करता वो पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए लायक बन जाता है। आमतौर पर जो कॉलोनीज कटी हैं वो इसी तरीके से कटी हैं। दूसरा, जो अथॉरिटीज हैं, LDA है, KDA है, वगैरह वगैरह, इनके जो इंजीनियर्स हैं वो तो मेरे ख्याल से मच क्वालिफाइड होते होंगे, उनको तो ये चिंता करनी चाहिए। तो क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कि किसी भी शहर के उत्तर प्रदेश में अथॉरिटी के द्वारा जो मकान बने हैं वो सब भूकंप रोधी हैं? ये नहीं कहा सकता। क्यों? ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहा सकता। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी के जो बनाए हुए मकान हैं, हाँ, या जो गवर्नमेंट एजेंसीज मकान बनाती हैं, अगर उनके पीछे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उनके पीछे टेक्निकल लोग हैं, तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से बन सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके पास में कोई भी तकनीकी ज्ञान रखने वाले इंजीनियर्स नहीं हैं। ठीक। और एज ए रिजल्ट जब बिल्डर्स और कोई भी अपना नक्शा उनको सबमिट करता है तो वो सक्षम नहीं होते कि उसके डिजाइन को चेक कर सकें। मतलब ऐसी तकनीक नहीं है या उनके अंदर योग्यता नहीं? काम को करने के लिए उनमें योग्यता है लेकिन उनको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है। ठीक है, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ते हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास। प्रोफेसर HB श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपने ये बातें संतोष जी की सुनी होंगी। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके के इंजीनियर हमारे देश में तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं, जो कायदे से सरकारी नौकरी में भी हैं, अगर अथॉरिटी के मकान भी उत्तर प्रदेश के लोग भूकंप रोधी नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, दावे से नहीं कहा जा सकता, तो फिर हम किस मकान पर, किस बिल्डिंग पर एतबार करेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि आप एतबार ऐसे नहीं करेंगे। पहले तो हमें एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा और अथॉरिटीज को ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं उसकी प्रॉपरली देख रेख कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं होता तब तक हमारे यहाँ काम नहीं होता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पहले तो ये इंश्योर करे कि हमारी जो बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं वो प्रॉपरली भूकंप रोधी हैं कि नहीं है, और उनके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो उसमें इन्वॉल्व हैं
वो अपनी डिजाइन से संतुष्ट है कि नहीं है। तो इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कंपल्सरी लेना पड़ेगा, तभी जाके ये मैं ये जो बात कर रहा हूं वो मल्टी स्टोरीड की बात कर रहा हूं, जो कि बड़े सेटअप हैं और हाउसिंग कारपोरेशंस या नगर महापालिका या कोई बोर्ड बनाती है, तो उसमें इन टेक्निक्स का इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। वरना एक आदमी पे छोड़ने से तो जैसे संतोष जी ने बताया कोई काम नहीं होता, वो शायद काम भी नहीं करते। ठीक है, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन यहां तक की चर्चा में इतनी बात तो साफ हो गई कि हम और आप जहां रह रहे हैं वो किसी काबिल आदमी ने नहीं बनाया है। अगर उसके अंदर काबिलियत है भी तो वो डिग्री जो वो लेकर के आया है उसके आधार पर उसने नौकरी तो पाई है, लेकिन उसके पास उस तरह का तजुर्बा ही नहीं है, उसकी सोच ही नहीं है कि वो भूकंप रोधी मकान तैयार करे कि 6-7 की फ्रीक्वेंसी वाले भी अगर भूकंप आते हैं तो क्या उससे निपटा जा सकता है, या उनमें इतनी दम होगी जिनमें वो लोगों को रहने के लिए भेज रहा है, या हम और आप शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, मॉल्स वगैरह जिन्हें कहते हैं। एक अच्छी बात है, दिल्ली में जो मेट्रो का काम पूरा चला, ई श्रीधरन साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए। ये पता चला कि शायद 7-7.5 की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो मेट्रो के पिलर्स नहीं गिरेंगे। ये सोच है, ये सोच जरूरी है। एक ब्रेक के बाद इस सोच को आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचागत विकास जिसे कहती हैं हमारी सरकारें, हम उसमें कितना सेफ हैं। हमारे साथ संतोष जी हैं और एच बी श्रीवास्तव जी हैं, जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं बीएचयू से। प्रोफेसर साहब, सरकारें नीतियां बनाती हैं और उसके बाद अमली जामा पहनते पहनते तो उसको मुझे लगता है कई बार तो पीढ़ी निकल जाती है, सरकार चली जाती है, इतना वक्त वो लेती हैं कम से कम। आज एक सरकार पॉलिसी बनाएगी, सोचेगी, दूसरी उस पर इंप्लीमेंट करेगी, तीसरी जाकर के कहीं उसको रिक्रूटमेंट कर पाएगी या चौथी करेगी। तो ऐसी स्थिति जो आकर के खड़ी हो गई है, इसमें किस तरीके के इनिशिएटिव हो सकते हैं? अब ये तो नहीं है कि पूरा देश या शहर का शहर उखाड़ दिया जाए और फिर एकदम से नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, लेकिन हम यहां से क्या करें? प्रोफेसर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। संतोष जी, यही सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूं। हाँ, मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। पहला ये कि हमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ साथ में एक एनफोर्समेंट अथॉरिटी की भी आवश्यकता है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज जब नक्शा पास कर देती हैं तो उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं रहता, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है ये बिल्डर के हाथ में है और बहुत कुछ आपके हाथ से निकल जाता है, सरकार के हाथ से निकल जाता है। ठीक, तो एक एनफोर्समेंट अथॉरिटी की आवश्यकता है, और दूसरा नियम कानून बदलने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपने देखा होगा अक्सर बिल्डिंग्स में नीचे एक स्टिल्ट फ्लोर होता है जिसमें कि पार्किंग की जाती है। जी, ये जितने भी आपके डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं नक्शा पास करते समय स्टिल्ट पार्किंग मैंडेटरी कर देती हैं कि वो आपको स्टिल्ट पर पार्किंग करनी होगी। आपको बता दें कि स्टिल्ट पार्किंग में जो खुले हुए कॉलम्स हैं वो सबसे ज्यादा अनसेफ होते हैं और भूकंप के झटके को नहीं झेल सकते। तो जिस बिल्डिंग में नीचे पार्किंग के लिए स्टिल्ट दिया हुआ है वो बिल्डिंग बहुत अनसेफ है। इसको कानून के जरिए बदलना होगा, ये कानून बदलना होगा। आप फॉरेन कंट्रीज में बिल्डिंग्स को देखिए, वहां स्टिल्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आजकल बिल्डर्स रूफ के ऊपर स्विमिंग पूल सेने लगे हैं। स्विमिंग पूल बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस समय अर्थक्वेक आता है और वो बिल्डिंग के पानी को हिलाता है तो उसमें एक वाटर हैमर क्रिएट होता है। वो इतना जबरदस्त होता है कि पूरी बिल्डिंग को लेकर गिर सकता है। तो ये कुछ एक बदलाव है जो लाने पड़ेंगे और एनफोर्स करने पड़ेंगे कि ऐसा ना हो। ठीक है, वैसे मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन इतनी बात तो साफ है कि हमें इसके लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। और अगर मेरे साथी वो तस्वीर ढूंढ पाए, हमने कल आपको दिखाई भी थी
कि नेपाल में जब भूकंप आया, एक होटल से वो तस्वीर ली गई थी, उसमें जो स्विमिंग पूल था उसमें किस तरीके की लहरें उठ रही थी। तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। हम कोशिश करेंगे कि वो तस्वीर आपको दोबारा दिखा पाएं। हम स्विमिंग पूल की उन तस्वीरों से ही शुरू करेंगे। मेरे साथी वो आपको दिखाएंगे, आप समझते जाइएगा कि क्या खतरा अभी संतोष जी ने बताया था। और सवाल मेरा प्रोफेसर एचबी श्रीवास्तव जी से है, वाराणसी से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 150-200 साल पहले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में इमारतें बनाई थीं, आज भी उनमें रिहाइश है। कई बार तो ऐसी स्थिति हुई है कि झटकों के बाद भी वो इमारतें खड़ी रही हैं, नई की इमारतें जो हैं वो गिर गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में जो इस समय इमारतें बन रही हैं उनकी औसत उम्र हम क्या माने, और क्या आजादी के बाद के कंस्ट्रक्शन हमें ज्यादा बेईमान बना गए? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी के बाद हमारे कंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी बहुत ही पुअर है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके जितने पुरानी बिल्डिंग्स और पुराने मकान्स हैं उन सब में लकड़ी का बहुत यूज हुआ है। अगर आप जापान की स्ट्रेटजी को देखें तो जापान में भी लकड़ी का यूज सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर की कॉन्क्रीट्स एंड दी स्टील्स। और ये लकड़ी आपको एक जगह कहीं शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि अर्थक्वेक दुनिया में बहुत ज्यादा है। करीब एवरी 87 सेकेंड दी अर्थ हैज ए अर्थक्वेक। हर 87 सेकेंड पे एक बार अर्थक्वेक आता है और करीब करीब एक साल में 800 से ऊपर अर्थक्वेक आते हैं। ठीक। लेकिन इन 800 अर्थक्वेक्स के बीच में कोई एक ही अर्थक्वेक ऐसा होता है जो कि हाई एम्पलीट्यूड का होता है। तो जितने सेस्मोग्राफ्स हम यूज कर रहे हैं वो सेस्मोग्राफ्स सिर्फ हमें डेटा रिकॉर्डिंग के लिए हैं, वो कोई प्रिकॉशन यूनिट नहीं है जी। सिर्फ हम उनसे डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं या एक डेटा बैंक तैयार कर सकते हैं कि कितना हमारे पास है। जैसे कि अभी डॉक्टर चारू पंत ने नैनीताल से बताया कि चंपावत और बेताल घाट में 2 नए सेस्मोग्राफ ऐड किए गए। ऑलरेडी गढ़वाल हिमालयाज में 5 हैं। इसलिए 5 हैं कि गढ़वाल हिमालयाज का जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है बहुत ही एक्टिव जोन है और हमेशा वाइब्रेंट रहता है, जहां पे कि सॉफ्ट रॉक्स एंड हार्ड रॉक्स एक दूसरे को मिलती हैं, जिसे हम जियोलॉजिकली कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन बहुत ही वाइब्रेंट। बहुत शुक्रिया। और हमारे पास आज वक्त उत्तर इतना ही है। श्रीवास्तव जी और संतोष जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चर्चाएं चलती रहेंगी और हमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और कोशिश अगर आज से भी शुरू होगी तो भी पीढ़ियों के बाद भी वो छोटी ही बनी रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारा वक्त हमने बेईमानी में निकाल दिया है। आज ईमानदार हुए तो कम से कम हमारी पीढ़ियां बच पाएंगी। नमस्कार।